तो आज मैं डेमो के तौर पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, डेट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब समझने की कोशिश करते हैं, फिर इस चैप्टर के बारे में समझेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, सबसे पहले मैं चेंज कर लूँ मार्कर। सबसे पहले एक टर्म आ रहा है इनहेरिटेंस, एक टर्म आया इनहेरिटेंस। इसको समझते हैं क्या होता है। देखो बेटा, इनहेरिटेंस क्या होता है। जब हॉस्पिटल में कोई बेबी बॉर्न होता है तो लोग मिलने जाते हैं और लोग बोलते हैं इसकी आंखें माँ पे गई हैं, इसका कलर पापा पे गया है। तो कहने का मतलब कैरेक्टर्स जो हैं वो माँ बाप से बच्चों में आते हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में आते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो मैं इसको समझा देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ। द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स मतलब आपका स्किन कलर, हेयर टेक्सचर, आई कलर, ठीक है, ईयर लोब्स फ्री और अटैच्ड, दीज ऑल आर कैरेक्टर्स। द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड। क्या हो रहे हैं, कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड। कहां से ट्रांसमिट हो रहे हैं, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसी इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इस चीज को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। तो आपको इनहेरिटेंस का मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मॉलिक्यूलर। तो मतलब कोई ना कोई मॉलिक्यूल है, मतलब क्या बेटा, कोई ना कोई यहाँ पर मॉलिक्यूल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है। क्या है बेटा, जो कि रिस्पॉन्सिबल है। एक मिनट में शेप चूज कर लूं। जो कि रिस्पॉन्सिबल है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, इनहेरिटेंस के लिए। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनहेरिटेंस के लिए। तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे, इस चैप्टर में एक मॉलिक्यूल के बारे में, सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बारे में जानना है जो कि इनहेरिटेंस करवाता है। तो आज के जमाने में हमें मालूम है वो मॉलिक्यूल कौन है। तो उस मॉलिक्यूल का नाम है बेटा न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है बेटा, न्यूक्लिक एसिड। आपने न्यूक्लिक एसिड क्लास 11th में सुना होगा, बायोमोलिक्यूल में। और आपने नहीं सुना है तो आपने डीएनए का नाम सुना होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो नाम में क्या आया, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, नाम में क्या आया, न्यूक्लिक एसिड। तो बचपन में 10th में 8th में सीखा होगा। तो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। तो हमारा चैप्टर कहाँ रिवॉल्व करेगा, चैप्टर हमारा डीएनए और आरएनए में ही रिवॉल्व करेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं सबसे पहले। लेकिन न्यूक्लिक एसिड को समझने से पहले एनसीईआरटी में एक हिस्ट्री दे रखी है। क्या दे रखी है भाई, हिस्ट्री दे रखी है। तो हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी में हिस्ट्री दे रखी है, दो साइंटिस्ट का नाम दे रखा है। एक का नाम है फेडरिक मिशर। क्या नाम है बेटा, फेडरिक मिशर। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा है एफ मिशर, फेडरिक मिशर। ठीक है, ये हॉस्पिटल में काम करते थे। तो इन्होंने क्या देखा कि हॉस्पिटल में लोग पस सेल, पस हो जाता है लोगों को, तो पस में से सेल को क्या किया, निकाला और उसको माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश की। तो पस सेल के अलावा WBC कहीं कहीं पे लिखा हुआ होता है। तो देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल के अंदर, पस सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या है, ये पस सेल है। इन्होंने पस सेल को माइक्रोस्कोप में देखा और न्यूक्लियस के अंदर इनको एक डेंस स्ट्रक्चर देखा। क्या देखा बेटा, न्यूक्लियस के अंदर डेंस स्ट्रक्चर देखा। इसको ही कॉल्ड दिस, ही कॉल्ड दिस, इन्होंने क्या नाम दिया इसका, न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दे दिया, कुछ नहीं दिखा। फेडरिक मिशर को पस सेल के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर देखा न्यूक्लियस के अंदर, उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रख दिया। न्यूक्लिन। अब दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ऑल्टमैन। क्या नाम था, ऑल्टमैन। तो दूसरे साइंटिस्ट, एंटमैन नहीं है मार्बल वाला, ये ऑल्टमैन है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरे साइंटिस्ट, उनका नाम क्या था, ऑल्टमैन। ऑल्टमैन ने क्या किया, ऑल्टमैन ने इसकी स्टडी करी कि न्यूक्लिन होता क्या है। तो ऑल्टमैन ने क्या किया, he studied the nature of न्यूक्लिन। इन्होंने क्या स्टडी करने की कोशिश करी
कि इस न्यूक्लियन का नेचर कैसा है, ये जानने की कोशिश करी और इन्होंने पाया कि न्यूक्लियन हैव एसिडिक नेचर। क्या पाया? न्यूक्लियन हैव एसिडिक नेचर। न्यूक्लियन के पास कौन सा नेचर है? एसिडिक नेचर है। आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा कि अगर नेचर एसिडिक है, अगर नेचर एसिडिक है, एक सेकंड में, हाँ अब ठीक है। आपने केमिस्ट्री में सीखा होगा कि अगर किसी चीज का नेचर एसिडिक है तो उस पर चार्ज क्या आता है? नेगेटिव आता है। तो एक चीज और पता चल गई कि नेचर एसिडिक है तो चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो यहां से इन्होंने क्या नाम रखा? देयरफॉर यहां से न्यू नाम पड़ गया। न्यू नाम क्या हो गया? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला कोई एसिडिक चीज है, तो नया नाम क्या हो गया? न्यू नेम न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। तो हमारा मकसद क्या होगा? हमारा मकसद होगा इस न्यूक्लिक एसिड को समझना। इस चैप्टर में मकसद क्या है? फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? न्यूक्लिक एसिड को समझना। तो इसको न्यूक्लिक एसिड होता क्या है इसको समझते हैं। तो पॉलीमर होता है। बचपन में फ्रेंडशिप बैंड होता था, इसमें लिखते थे FRIE या कुछ भी नाम लिखते थे। तो ये क्या है भाई? न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो पॉलीमर है। पॉलीमर किसका पॉलीमर है? तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इस चैप्टर में न्यूक्लियोटाइड को मैं N और स्मॉल t से डिनोट करूंगा, NT से। जब भी मैं NT लिखूं ये न्यूक्लियोटाइड है। अब देखो पॉलीमर, एक टर्म आया पॉलीमर। तो ये पॉलीमर क्या होता है? तो पॉलीमर क्या होता है? जैसे आपने बीड्स को ऐसे ऐसे, एक बीड, दो बीड, तीन बीड, ऐसे बहुत सारे बीड को जो ऐड करके कुछ बनाते हो, तो ये जो लॉन्ग चेन बना, ये जो लॉन्ग चेन बना, एक सेकंड मुझे, ये जो लॉन्ग चेन बना इसका नाम क्या है बेटा? पॉलीमर। ये एक लंबा सी चेन बन गई, लंबी सी चेन बन गई, इसका नाम क्या होगा बेटा? पॉलीमर नाम होगा। क्या नाम होगा? पॉलीमर। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, कॉल आ गई थी। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो क्या नाम है? पॉलीमर। अब इसमें से एक सिंगल यूनिट, इसमें से जो सिंगल यूनिट है, एक सिंगल यूनिट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। तो क्या हमने, अगर आपको क्या बनाना है, अगर आपको पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी आपको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड लेना है, उसको ऐड कर देना है, तो जो चीज बनेगी वो है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो समझेंगे। तो हमने क्या करना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है। क्या करना है? बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना है। तो मैं एन यहाँ पे लिख दिया। एन मतलब अनगिनत, अनगिनत मतलब मिलियन हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, हजार हो सकते हैं। उसको जब ऐड करोगे तो लंबी जो चेन बनेगी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ये जो चीज बनी है, ये जो चीज बनी है, ये क्या कहलाएगी? यही आपकी न्यूक्लिक एसिड कहलाएगी। अब इसको डिटेल में समझेंगे। अब न्यूक्लिक एसिड को समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। हमें एक चीज समझना होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक मॉलिक्यूल है जो कि तीन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। क्या बोला मैंने? न्यूक्लियोटाइड एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि तीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो यानी न्यूक्लिक एसिड भी क्या हो गया? देखो हमने तीन छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाया और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिला के एक न्यूक्लिक एसिड बना। तो न्यूक्लिक एसिड भी बेसिकली एक तरह का मॉलिक्यूल है। डीएनए भी एक तरह का क्या हो गया? मॉलिक्यूल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियोटाइड बेटा तीन चीजों से मिलकर बना है। आपको एक न्यूक्लियोटाइड बनाना है। अब मैं एक न्यूक्लियोटाइड बनाना सिखाऊंगा, फिर मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड बनाना सीखेंगे। आपको तीन चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहली जो चीज है उसका नाम है पेंटोज शुगर। क्या नाम है बेटा? पेंटोज शुगर। ठीक है, सबसे पहले आपको एक 5 कार्बन का शुगर चाहिए। क्या कैसा दिखता है नहीं दिखता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजनस बेस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और तीसरा जो है एक एसिड है, नेगेटिव चार्ज। मैंने बोला था ना एसिडिक नेचर है, तो एसिडिक नेचर के लिए एक एसिडिक चीज है, एसिडिक ग्रुप है, उसका नाम है फॉस्फेट ग्रुप। तो तीसरी चीज का नाम है
फॉस्फेट ग्रुप। मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग सही से हो रही है नहीं। रिकॉर्डिंग इज परफेक्ट। तो तीन चीजों को आपको तीन चीज ऐड करो तो तुम्हारा क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे ऐड करो तो क्या बनेगा तुम्हारा, न्यूक्लिक एसिड। अब मैं सबसे पहले तुम्हें क्या समझाऊंगा, मैं सबसे पहले पेंटोज शुगर क्या होता है वो समझाऊंगा, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो सबसे पहले पेंटोज शुगर को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पेंटोज शुगर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले हम एक शुगर सीखेंगे जिसका नाम है राइबोज शुगर। क्या नाम है, राइबोज शुगर। और फिर दूसरे शुगर का नाम क्या है जो डीएनए में पाया जाता है, तो उसका नाम है डीऑक्सी राइबोज शुगर। मैं इमेजिन करके चल रहा हूं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है, तो मैं आपको कुछ दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो राइबोज शुगर क्या है पहले वो समझते हैं। कुछ नहीं करो, देखो एक सर्कल बना लो, चेहरा बना लो, ठीक है, एक फेस बना लिया सर्कल, उसके दो हाथ बना दो। ये रहा एक हाथ, दो हाथ, दो हाथ के दो पैर बना दो, दो लेग्स बना दो, ये दो लेग बना दिया। और एक नीचे जमीन लगा दो, तो यहाँ पर नीचे एक जमीन लगा दिया। अब मैंने क्या बोला, कितने कार्बन के हैं, 5 कार्बन। यहाँ देखो कितना कार्बन है, ये हर डॉट ना एक कार्बन होता है। एक, ये रहा नंबर 2, ये रहा नंबर 3, ये रहा नंबर 4। तो कितने कार्बन है बेटा, 4। तो 5 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या करो, ये रहा 5वां कार्बन, ये रहा 5वां कार्बन, ठीक है। अब देखो एक कार्बन 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ देखो एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, मैं मार्कर चेंज करता हूँ। यहाँ देखो एक कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, ये रहा एक बॉन्ड, ये रहा नीचे 2 बॉन्ड। कितना बॉन्ड बना रहा है, देखो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, कितना 2 बॉन्ड बन रहा है। यानी इसको कितना बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड और बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्स्ट्रा नॉइज के लिए माफी चाहूंगा, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बॉन्ड ऊपर एक और एक बॉन्ड यहाँ, फिर इसके पास भी एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे, यानी 2 बॉन्ड और बना देते हैं। एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये कार्बन देखो इसने 3 बॉन्ड बना रखा है, इसने 3 बॉन्ड बना रखा है। फिर से देखो एक बॉन्ड 2 बॉन्ड और ये रहा 3 बॉन्ड। तो ये क्या बनाएगा, एक बॉन्ड और बनाएगा। मेरा बैटरी फिल हो गया लैपटॉप का, तो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर एक बना दो हाइड्रोजन। अब कुछ नहीं करो, एक जगह H लगा दो, एक जगह OH लगा दो, एक जगह H लगा दो, एक जगह OH लगा दो, एक जगह H लगा दो, एक जगह OH लगा दो। और ये वाला कार्बन CH2OH के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा बेटा, CH2OH। यानी कुछ नहीं करना, एक सर्कल बना दो, दो उसके हाथ बना दो, दो पैर बना दो और नीचे बेस लगा दो। और हर डॉट के पास 2 बॉन्ड बना दो। क्या, HOH HOH HOH। टोटल कितने कार्बन है भाई, 5 कार्बन। टोटल कितने कार्बन, 5। तो कितना, अच्छा टोटल 5 कार्बन, C5। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन, H10। और ऑक्सीजन काउंट करोगे तो तुम्हें दिखेगा 5। तो ये जो शुगर बना है, ये क्या आपका शुगर बना है, राइबोज शुगर, जो कि आरएनए में पाया जाएगा। जो कि किस में पाया जाएगा बेटा, आरएनए में। अब मैं क्या बनाऊंगा, डीऑक्सी। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, ठीक है। और ऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। और कौन से कार्बन से, तो एट कार्बन 2, यानी कार्बन नंबर 2 में, यहां पर जो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 में यहां जो ऑक्सीजन दिख रहा है उसको हटा दो, बस क्या बन जाएगा तुम्हारा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। यहां देखो सब कुछ सर्कल, फेस बनाया, 2 हाथ 2 पैर और 2 बेस बना दिया। अब यहाँ पर दोनों जगह, हर जगह क्या लगा दो, बॉन्ड लगा दो, 2 बॉन्ड लगा दो। यहाँ पर क्या आएगा, CH2OH आएगा और नीचे यहाँ पर क्या था, H था, लगा दो। अब हर जगह क्या लगाना है, HOH। बस सेकंड कार्बन पे यहाँ पर OH की जगह सिर्फ और सिर्फ H आएगा, O हम हटा देंगे, O हम हटा देंगे। यहाँ पर HOH। तो ये जो शुगर बना, ये शुगर का नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर। बस एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है बेटा, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। अब देखो इसका फॉर्मूला देखो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा
C5H, कार्बन सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, बस यहाँ पर क्या कम है, एक ऑक्सीजन कम है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो कार्बन भी सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, देखो कार्बन भी सेम, हाइड्रोजन भी सेम, बस ऑक्सीजन यहाँ पर एक ज्यादा है, किसके पास, आरएनए वाले शुगर के पास। अगर ऑक्सीजन ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा। तो कौन सी शुगर ज्यादा रिएक्टिव है, आरएनए या डीएनए में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, तो रिएक्टिविटी आरएनए वाले शुगर की ज्यादा होती है। कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव होता है तो वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी किसकी होगी, आरएनए अगर रिएक्टिव ज्यादा है तो कम स्टेबल, यानी डीएनए ज्यादा स्टेबल है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल, ये सवाल है, नीट में भी है। तो क्या क्यों है, तो एक कारण तो क्या है कि डीएनए के पास क्या है, ज्यादा स्टेबल शुगर होता है। क्या है, ज्यादा स्टेबल शुगर है। अब हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो एक हमने शुगर सीख लिया, अब हम क्या समझेंगे, दूसरा कंपाउंड जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजनस बेस। क्या नाम है, नाइट्रोजनस बेस। आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं जानना है, बायोमोलिक्यूल में यूरासिल का स्ट्रक्चर दे रखा है, तो एक ही स्ट्रक्चर है, तो आपको स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है। ये दो टाइप के होते हैं, यानी नाइट्रोजनस बेस के दो ग्रुप हैं। कितने ग्रुप हैं इसके, दो। एक को बोलते हैं प्यूरीन और एक को बोलते हैं पायरिमिडीन। एक को बोलते हैं बेटा क्या, प्यूरीन, और एक को बोलते हैं पायरिमिडीन। देखो कुछ बेसिक बात बता देते हैं। पायरिमिडीन सिंगल रिंग होता है, पायरिमिडीन जो है वो क्या है, सिंगल रिंग होता है। और प्यूरीन बनाने के लिए पायरिमिडीन वाला सेम रिंग, एक तो पायरिमिडीन रिंग होता है इसमें, एक तो पायरिमिडीन का रिंग होता है, और उसमें एक 3 कार्बन का रिंग और ऐड कर देते हैं, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 रिंग होते हैं। इसमें कितने रिंग होते हैं, 2 रिंग होते हैं। और इसमें कितने रिंग होते हैं, सिंगल रिंग होता है। अब देखो प्योर सिल्वर होता है, प्योर गोल्ड होता है, तो इसको ऐसे याद रखना, प्योर एजी। कैसे याद रखना इसके एग्जाम्पल को, प्योर ए डॉट जी। और इसके एग्जाम्पल को कैसे याद रखना, CUT, कट। यानी प्यूरीन 2 तरह के होते हैं और पायरिमिडीन 3 तरह के होते हैं। प्यूरीन की बात करते हैं, ठीक है, प्यूरीन की बात करते हैं। तो देखो ए से एडेनिन, ए से क्या है भाई, आपको याद रखना है एडेनिन, एडेनिन। और जी से क्या याद रखना है, ग्वानिन। क्या याद रखना है, ग्वानिन। तो पायरिमिडीन दो, आपके प्यूरीन 2 तरह के, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन आरएनए में भी पाया जाएगा और डीएनए में भी। पहले मैं इसको बता देता हूं। सी से क्या हो जाएगा बेटा, साइटोसिन। सी से क्या हो जाएगा, साइटोसिन। यू से क्या हो जाएगा, यूरासिल। और टी से क्या हो जाएगा, थायमिन। अब समझो बेटा, कौन कहां पाया जाता है, डीएनए में कौन सा पाया जाता है और आरएनए में कौन सा पाया जाता है। तो समझिएगा बेटा, एडेनिन जो है ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। एडेनिन जो है ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है, तो ये डीएनए में भी पाया जाएगा और आरएनए में भी। उसी तरह ग्वानिन, ये भी डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। यानी आपके जो प्यूरीन है ये दोनों में पाए जाएंगे, प्यूरीन जो है आपके दोनों में पाए जाएंगे। और हम साइटोसिन की बात करें तो ये भी, मेरा बैटरी लो है तो मैं ज्यादा अब रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बट इतना काफी होगा। साइटोसिन भी क्या है, डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। अगर हम यूरासिल की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है। और हम थायमीन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में पाया जाता है। तो फोकस किस पे रखना कि थायमीन अलग सा है जो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, और थायमीन की जगह आपको क्या पाया जाता है, यूरासिल आरएनए में पाया जाता है। अब हम तीसरे चीज के बारे में बात करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप। किसकी बात करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप। तीसरा क्या था हमारा, फॉस्फेट ग्रुप। इसमें मैं डायरेक्ट जल्दी से बता देता हूं कि ये क्या होता है, H3PO4 एक एसिड होता है, H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये क्या होता है, बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो फॉस्फेट 5 बॉन्ड बनाता है। देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है, तो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन को मिला के 3 OH बना दो,
तो यहाँ पर मैं P लिखता हूँ, एक OH यहाँ पर ऐड कर दिया, एक बॉन्ड, ये रहा फॉस्फेट का दूसरा बॉन्ड फास्फोरस का, ये रहा फास्फोरस का तीसरा बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन गया, फास्फोरस एक बॉन्ड और 5 बनाता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो और 3 ऑक्सीजन, आपका 4 ऑक्सीजन था तो 3 यूज कर लिया, तो यहाँ पर 4th ऑक्सीजन हो गया। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड का। आई होप आपको ये तीनों स्ट्रक्चर, तीनों चीजें समझ में आएगी। अब मैं क्या करूंगा, तीनों को ऐड करूंगा, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, ये शुगर बना दिया। सबसे पहले मैंने क्या बना दिया, ये शुगर बना दिया। इस शुगर में क्या किया मैंने, एक काम करता हूं मैं इसको रिकॉर्डिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो चार्जिंग पे लगा लिया है, तो स्टार्ट। अब क्या बात कर रहे थे, न्यूक्लियोटाइड बनाना। अब तीनों को अलग अलग समझ लिया, अब तीनों को ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने शुगर बना दिया और कार्बन नंबर 1 पे कोई नाइट्रोजनस बेस लगा देते हैं, तो हम मान लेते हैं एडेनिन लगा दिया। हमने क्या लगा दिया, मान लो एडेनिन लगा दिया, ए। अब यहाँ पर समझो, क्या यहाँ पर कार्बन था और कार्बन के साथ उसके 2 हाइड्रोजन थे CH2, और यहाँ पर क्या था OH, एल्कोहल। OH क्या होता है, एल्कोहल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हर जगह क्या है आपका, यहाँ पे OH हर जगह प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या आया, तीसरा एक एसिड आया, P डबल बॉन्ड O, ये रहा OH, ये रहा OH और ये रहा OH, यही एसिड था। अब देखो ये आपका एसिड है, ये आपका क्या है, एसिड है, और ये जो है आपका, ये क्या है आपका, एल्कोहल है। और एसिड और एल्कोहल आमने सामने जब भी आता है तो एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन का नाम आपको ऑर्गेनिक में जरूरत है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो समझो बात को, यहां पर हुआ क्या है, यहां पर जब भी एसिड, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है, देखो जब भी एसिड और क्या एल्कोहल आमने सामने आता है, यानी 2 OH, एक इधर OH एक इधर OH आमने सामने आता है, तो OH OH H2O निकल जाता है। तो मान लो यहां से OH, अब मुझे केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे OH यहां से जाएगा या इस वाले OH से जाएगा, एक तरफ से H, यानी एक तरफ से OH गया, एक तरफ से H गया। अब यहां पे से क्या निकल गया, माइनस क्या हो गया, माइनस H2O, माइनस क्या हुआ, H2O। अब देखो समझो, अब मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ऐसा स्ट्रक्चर बना, देखो ये शुगर था, शुगर जैसे का तैसा बना दो, शुगर बना दिया। यहां पर क्या ऐड किया था, एडेनिन ऐड किया था, यहां पर एडेनिन ऐड कर दिया। और यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर हमने, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर कार्बन था, कार्बन बना दिया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लगा दिया, और इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन था। और ध्यान से देखो, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, यहां पर ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया और इधर फॉस्फेट का बॉन्ड टूटा। तो यहां ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा और इधर फॉस्फेट का, तो यानी फॉस्फेट मतलब, हाँ फॉस्फेट का, तो ये फॉस्फेट और ऑक्सीजन आपस में, ये देखो ये फॉस्फेट का बॉन्ड टूटा और ये देखो यहाँ ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे क्योंकि दोनों को बॉन्ड की कमी थी। तो यहाँ देखो P डबल बॉन्ड O था, यहाँ OH था और यहाँ क्या था, OH था। तो समझो बात को, यहाँ जो नया बॉन्ड बना है, ध्यान से समझो, ये जो नया बॉन्ड बना एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से बना, तो बॉन्ड का नाम क्या होगा, एस्टर बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना POC, इसका नाम है, अच्छा कौन सा एसिड था, फॉस्फोरिक एसिड, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अच्छा क्योंकि आपको एडेनिन या नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर नहीं जानना है, तो यहां पर ये वाला जो बॉन्ड होगा इसका नाम सिर्फ याद रखना है डायरेक्ट, इसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। अब देखो मैंने पहले 2 चीज ऐड करी, फिर तीसरी चीज ऐड करी, यानी देखो पहले मैंने यहां शुगर और नाइट्रोजनस बेस ऐड करा। शुगर और नाइट्रोजनस बेस को हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और इस न्यूक्लियोसाइड में देखो हमने क्या ऐड कर दिया, यहां ध्यान देखो, ध्यान देखो, ध्यान से देखो, हमने एक ग्रुप ऐड किया है, उसका नाम है फॉस्फेट ग्रुप। तो इसका यहां से लेकर यहां तक का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम, मैंने बोला था 3 चीज को ऐड करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन इस न्यूक्लियोटाइड का एक और नाम हो सकता है, न्यूक्लियोसाइड में देखो, ध्यान से देखो, न्यूक्लियोसाइड में हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो इसका एक और नाम हो सकता है न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, कौन से कार्बन पे किया, तो ये 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5th कार्बन पे, तो न्यूक्लियोसाइड 5 फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, एक तो मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोफॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड का एक और नाम क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अब देखो समझो, जैसे कि यहां पर समझो, यहां पर मैंने मान लो यहां पर मैंने एडेनिन ऐड कर दिया, ठीक है, और यहां पर मैंने फॉस्फेट ऐड कर दिया, है ना। अब यहां पर मैंने जी ऐड कर दिया और यहां पर मैंने फॉस्फेट ऐड कर दिया। अब समझो, इसका दोनों तो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट है, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ये भी है, फॉस्फेट ये, लेकिन दोनों का नाम क्या है, अलग अलग। यहाँ एडिनोसाइड इसका नाम अलग है, तो अभी नेमिंग थोड़ी देर के बाद सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन 5 फॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा इसका पूरा, एडेनिसिन 5 मोनो लगाना भूल गया, मोनोफॉस्फेट। इसका नाम जी से ग्वानोसिन, क्या नाम हो जाएगा, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, इसका नाम बताओ, बचपन से तुमने सीखा है। यहां पर एडेनिन लगा दिया, यहां पर एक फॉस्फेट लगा दिया, यहां पर अब दूसरा फॉस्फेट और इसका तीसरा, यहां तक का नाम क्या है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। यहां तक का नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आगे आएगा, अभी सीख लो, आगे काम आएगा। आज डेमो लेक्चर पे इतना ही रखते हैं, डेमो के लिए।